तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज डिसीजन थ्योरी। ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी टॉपिक्स अब तक हमने अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस ना हो, आप ये चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम डिसीजन थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी हम डिसीजन थ्योरी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं। उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें डिसीजन थ्योरी, आखिर ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है और कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, बेसिक हम आज स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स को भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें आखिरकार ये डिसीजन थ्योरी होती क्या है। देखो, लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हम डिसीजन लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होता है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट रिजल्ट देगा, हमें हमें प्रॉफिट करवाएगा या फिर हमारे लॉस को मिनिमाइज करे। क्योंकि कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि लॉस तो होना ही होना है, नुकसान तो होना ही होना है, लेकिन कितना कम नुकसान हो उसका डिसीजन लेना होता है। और कई बार ऐसे होता है कि प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें जिससे प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। इट मीन्स चाहे नॉर्मल लाइफ हो, चाहे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ हो, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज करते हैं, इसके क्या मेथड्स हैं, क्या न्यूमेरिकल्स हैं, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डिसीजन थ्योरी? देखो, बहुत ही सिंपल है। डिसीजन थ्योरी इज अ टेक्निक as a technique which can be used by an individual or by a group of individual or by a organization, institute, anyone to select best and optimal alternative। डिसीजन लेने की नौबत कब आती है, कब हमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है? जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे आउटकम्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 रुपीज है और आपको बोला जाए कि ये 1000 रुपीज आपके, आप इसको स्पेंड करो, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी क्योंकि आपकी वांट्स अनलिमिटेड। इसमें से आपको वो सिलेक्ट करनी है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे। मूवी चलते हैं, शॉपिंग चलते हैं, पार्टी करते हैं, बुक्स परचेज करते हैं, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, लेकिन उसमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है जो आपकी जरूरत को पूरा करे, आपको सेटिस्फाई करे और आपको प्रॉफिट हो। तो डिसीजन थ्योरी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा न्यूमेरिकल मेथड है जिसकी हेल्प से डिसीजन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। इट इज मेजरली यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट टू इवैल्यूएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द डिसीजन थ्योरी, या फिर कह लीजिए कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी एक ऐसा न्यूमेरिकल है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। और वो भी इसीलिए यूज करते हैं ताकि अपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर सकें। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर, और हाईलाइट करने के बाद एक ऐसे ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा और नेगेटिव पॉइंट्स कम है। अच्छा, जब हम डिसीजन थ्योरी की बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम टू मॉडल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है डिटरमिनिस्टिक मॉडल और सेकंड हमारे पास आता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। हम दोनों ही मॉडल्स को कवर करेंगे बट सीक्वेंस वाइज। जब हम डिटरमिनिस्टिक मॉडल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मॉडल है विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। मतलब हम डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन में हमारे पास सर्टेनिटी होती है, हमें पता है कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो यही आउटकम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को अपनी सेल्स 20% से इंक्रीज करनी है, मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ,
मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट की, या फिर कोई और ऑफर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। लेकिन उसमें से कौन सा मैं ऐसा सिलेक्ट करूं जिससे एक्चुअली मेरी 20% सेल्स इंक्रीज हो जाए। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें सब कुछ प्लान्ड होता है और हमें आउटकम के बारे में भी नॉलेज होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईच एक्टिविटी हैज अ प्लान्ड वैल्यू फॉर द स्केड्यूल, ईच टास्क हैज अ प्रीसेसर एंड सक्सेसर। यानी पहले की नॉलेज और बाद की नॉलेज हमें पता होती है, एक्चुअल पैरामीटर्स हमें पता होते हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन मेकिंग मॉडल्स होते हैं ना, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी की थ्योरी यूज करनी पड़ती है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा, है ना। क्वाइन अगर टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सिमिलरली कई बार एक मैनेजर को ऐसे सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है जिसमें मैनेजर के पास सर्टेनिटी होती ही नहीं है, मैनेजर अनसर्टेन होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। डिसीजन लेने के बाद क्या आउटकम आएगी कई बार नहीं हमें पता होता। तो उस सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल अप्लाई करते हैं। यानी अगर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, उस सिचुएशन में डिसीजन थ्योरी की प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन थ्योरी। जैसे कि मैंने अभी बताया, डिसीजन लेते टाइम हो सकता है कि एक मैनेजर बिल्कुल सर्टेन हो, उसको पता है कि ये डिसीजन लेने से यही होगा, एकदम सर्टेन है, वो डिसीजन लेने की कंडीशन सर्टेन है, मालूम है, नॉलेज है। या फिर ये हो सकता है कि डिसीजन जब लेना है तो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। या फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, टोटली अनसर्टेनिटी, डिसीजन लेने के बाद क्या आउटकम होगा कुछ मालूम ही नहीं है। तो इन 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिवाइड किए गए। आप यहाँ पर देख सकते हो, डिसीजन थ्योरी डील्स विद द डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। यानी जब एक मैनेजर को डिसीजन लेना है तो हो सकता है कि टोटली अनसर्टेनिटी हो, कुछ मालूम ही ना हो कि डिसीजन लेने के बाद आउटकम आएगा क्या। या फिर ये हो सकता है कि डिसीजन अंडर रिस्क लेना पड़े, यानी थोड़ी बहुत नॉलेज है, प्रोबेबिलिटीज, चांसेस हैं, लेकिन एग्जैक्ट यही आउटकम आएगा वो नहीं मालूम। तो अ लिटिल बिट अनसर्टेनिटी, देयर इज अ लिटिल बिट डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। और तीसरा सबसे इजी केस है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। अंडर सर्टेनिटी का मतलब है कि सारी नॉलेज है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, सब कुछ मैनेजर को ऑलरेडी पता है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस उसको डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए हमें प्रमोशन के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। हमारे पास 3 4 5 ऑल्टरनेटिव है। हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं थ्रू टेम्पलेट्स, थ्रू टीवी मीडिया, थ्रू न्यूज़ मीडिया, है ना, प्रिंट मीडिया और न्यूज़ मीडिया, थ्रू एनी प्रमोशनल एक्टिविटी लाइक डोर टू डोर, या फिर डिस्काउंट ऑफर, बाय वन गेट वन ऑफर लाइक दिस। तो ये क्या है, सर्टेनिटी है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन के थ्रू करेंगे तो इतना खर्चा होगा, सर्टेन है। बाय वन गेट वन का ऑफर देंगे तो इतना खर्चा होगा, डिस्काउंट ऑफर देंगे 20% 30% ऑफ तो इतना एक्सपेंस होगा, डोर टू डोर सर्विस करेंगे तो इतना खर्चा होगा, न्यूज मीडिया प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इतना खर्चा होगा, सर्टेनिटी। तो 5 ऑप्शन, पांचों के बारे में जानकारी है और पांचों को यूज करके कितने इनकम जनरेट होगी उसकी भी आपको नॉलेज है। तो फिर डिसीजन क्या लेना है, कंपैरिजन करना है, रेवेन्यू और कॉस्ट को कंपेयर करो और डिसीजन ले लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिसीजन लेने की 3 कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है मैनेजर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो और उसको क्या करना है, बस उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में यूज करके डिसीजन लेना है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें। दूसरा क्या हो सकता है कि बीच के बीच इंफॉर्मेशन है, सर्टेनिटी नहीं है लेकिन अनसर्टेन भी नहीं है, बीच में है, रिस्क है, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटीज हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या आ सकता है, टोटली अनसर्टेन,
कुछ पता ही नहीं है मैनेजर को, तो उस सिचुएशन में डिसीजन कैसे लेना है, ये इसकी 3 कंडीशन। अब क्योंकि हम इजी से डिफिकल्ट के में जाएंगे, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जिसमें मैनेजर के पास टोटल सर्टेनिटी होती है। मैनेजर को सारी इंफॉर्मेशन पता है, बस उसको इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, इंटरप्रेट करना है और डिसीजन लेना है। यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है, किसके पॉजिटिव पॉइंट्स और किसके नेगेटिव पॉइंट्स के कंपेयर करना है, पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा किसके पास है, नेगेटिव पॉइंट्स कम किसके पास है, फिर फाइनली एक डिसीजन को सिलेक्ट करना। तो अगर एक मैनेजर सर्टेनिटी के अंडर कोई डिसीजन लेना चाहता है, तो वो डिसीजन सबसे इजीएस्ट डिसीजन होता है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कह रहे हैं decision making under certainty assumes that all relevant information requires to make decision as certain in nature and well। अगर एक मैनेजर डिसीजन ले रहे हैं और सर्टेनिटी है, तो हम ये एज्यूम करते हैं सारी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट को लेके, उस स्ट्रेटेजी या उस ऑल्टरनेटिव को लेके हमारे पास है और हमें पता है। सेकंड, इट यूजेस अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। देखिए मैंने बताया डिसीजन मेकिंग के 2 मॉडल होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। ये डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल पैरामीटर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में और उसको यूज करके हमें डिसीजन लेना है। हमारे पास कंप्लीट नॉलेज होगी, स्टेबिलिटी होगी और कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई वेग टर्म फोकस, मतलब कोई ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कंप्लीट नॉलेज। Make decision, the manager will have to be quite aware of the strategies available and their payoffs, and each strategy will have unique payoff resulting in। यानी जब मैनेजर को डिसीजन लेना है तो मैनेजर के पास एक नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज की, कि कितनी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, सब स्ट्रेटेजीज का पे ऑफ क्या है। पे ऑफ मतलब एक्सपेक्टेड गेन या फिर एक्सपेक्टेड लॉस, कुछ भी हो सकता है, क्या है ईच स्ट्रेटेजी का पे ऑफ कितना है उसके बारे में पता होना चाहिए। द डिसीजन मेकिंग में बी सिंगल ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। यानी जब हम डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है वो डिसीजन किसी एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, या फिर हो सकता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। तो सिंगल ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव दोनों को ध्यान में रखते हुए आज हम 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत इजी है क्योंकि सर्टेनिटी है ना। ABC Corporation wants to launch one of its mega campaign to promote a special product। ABC कॉर्पोरेशन ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी प्रमोशन के लिए वो एक मेगा कैंपेन लॉन्च करना चाहता है। द प्रमोशन बजट नॉट येट फाइनलाइज्ड। कितने की प्रमोशन करनी है उसका बजट अभी डिसाइड नहीं हुआ। बजट मतलब कितना पैसा आएगा प्रमोशन करने के बाद और प्रमोशन के ऊपर कितना पैसा लगेगा, उसका बजट बना नहीं है। बट दे नो दैट सम रुपीज 55 लाख इज अवेलेबल फॉर द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। लेकिन उनको इतना पता है 55 लाख तो हमें मिल ही जाएंगे एडवर्टाइज करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें एक डिसीजन बनाना है। मैनेजमेंट वांट्स टू नो हाउ मच ऑफ दे शुड स्पेंड फॉर टेलीविजन स्पॉट्स विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर देयर प्रोडक्ट। अब उन्होंने इतना डिसाइड कर लिया कि हमें टेली एडवर्टाइजमेंट ही करनी है, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, कि वही एक अप्रोप्रिएट मीडिया है प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। दे हैव क्रिएटेड 5 टीवी कैंपेन स्ट्रेटेजीज। उन्होंने 5 डिफरेंट कैंपेन स्ट्रेटेजीज बनाई हैं विद देयर प्रोजेक्टेड आउटकम्स इन रिटर्न ऑफ देयर इंक्रीज। तो उन्होंने पूरा एक 5 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का ना फंडा बना दिया है कि स्ट्रेटेजी ए जिसके ऊपर खर्चा इतना आएगा और सेल्स हमें इतनी जनरेट होगी। फाइंड विच वन दे विल हैव टू सिलेक्ट टू यील्ड मैक्सिमम यूटिलिटी। अब किससे उनको मैक्सिमम यूटिलिटी होगी वो हमें पता लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या ये क्वेश्चन रिस्क या अनसर्टेनिटी वाला है? नहीं। हर स्ट्रेटेजी से कितना खर्चा होगा और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा हमें पता है, सर्टेनिटी है। बस अब हमें एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और फाइंड करना है कि क्या हमें आउटकम मिले। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के। एक सबसे इजीएस्ट वे हो सकता है
ये फाइंड करने का कि प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो देखो सिंपल है, अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं और हमें इतनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो डिफरेंस निकाल लो। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पर तो हमें लॉस भी हो रहा है कि रेवेन्यू है 1.78 लाख और कॉस्ट हमारी 1.08, यानी हमें 0.02 का लॉस हो रहा है। साथ में कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो हमारे लिए सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। 1.8 माइनस 1.78 0.02, तो ये स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसमें तो लॉस हो रहा है। सेकेंड, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू 2.02 है और कॉस्ट है 2 लाख, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में आएगा ये पॉजिटिव 0.02। तो इसको अभी हम रख सकते हैं इन लिस्ट। नेक्स्ट 2.42 माइनस 2.27, फिर इसका हम गैप लेंगे तो ये आ जाएगा 0.17। प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में इसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है अगर मैनेजर सी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करे। नेक्स्ट, इनकम है 2.68 और कॉस्ट है 2.78, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। फाइंड कर लेते हैं 2.75 2. तो ये आ जाएगा 0.07। लास्ट 3.24 और 3.20, तो यहाँ पर हमें इनकम हो रही है 0.04। अब अगर देखा जाए तो ए और डी को तो बिल्कुल निगलेक्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हमें हो रहा है बी, सी और ई में। इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है? सी में। तो सी स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, हम सी को सिलेक्ट करेंगे। क्या सिर्फ यही एक वे है एक मैनेजर को ये फाइंड करने के लिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए? नहीं, और भी है। हम इसमें रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, रेशियो बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्या फॉर्मूला होगा रेशियो का? सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट। रेशियो में सबसे ज्यादा रेशियो जिसकी आएगी हम उस स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट सेल्स है 1.78 डिवाइड बाय 1.80, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1.78 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये आ रहा है 0.988, यानी ये एक तरह से हमारी रिटर्न है। अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूं तो मेरे को वापस कितने मिल रहे हैं? अगर मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ, मेरे को 0.98 का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि लॉस है। सिमिलरली 2.02 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा 1.01। इसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। अगर मैंने 1 रुपये लगाया तो मेरे को 1 रुपये 1 पैसा मिला, तो प्रॉफिट। ऐसे ही नेक्स्ट 2.42 डिवाइडेड बाय 2.25, इसमें मेरे को मिला 1.075। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें भी मेरे को कम ही आएगा क्योंकि लॉस है। 2.68 डिवाइडेड बाय 2.75, ये आएगा 0.974। और लास्ट 3.24 डिवाइडेड बाय 3.20, क्या आ जाएगा 1.01। अभी भी ज्यादा प्रॉफिट या फिर ज्यादा रिटर्न या फिर ज्यादा रेशियो किसकी है? सी की, है ना। 1.075, इसमें 1.015 तो ये एक ऐसी डिसीजन मेकिंग कंडीशन है जिसमें हमारे पास सब कुछ सर्टेन। अब इसमें मल्टी ऑब्जेक्टिव था नहीं, वन सिंगल ऑब्जेक्टिव। और सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या था? एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम हो हमारा रेवेन्यू। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन, हम इसको ट्राई करते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर a Messrs XYZ company which is developing its annual plan in term of three objectives. Developing its annual plan in terms of three objectives. एक एनुअल प्लान बनाया जाएगा, उस एनुअल प्लान में मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. पहला, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट. सेकंड, कंपनी आल्सो वांट्स टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर. थर्ड, कंपनी आल्सो वांट्स टू इंक्रीज सेल्स. हालांकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कंपनी अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है तो मार्केट में उसको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा मार्केट शेयर कवर करना पड़ेगा. ज़्यादा मार्केट शेयर कवर करना मतलब हर उस एरिया में अपना प्रोडक्ट बेचना जहां पर पहले वो नहीं बेचते थे. तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. सेल्स बढ़ाओ, मार्केट शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा. तो ये एक मल्टी ऑब्जेक्टिव है जो कि इंटरलिंक्ड है. ओके, Messrs XYZ has formulated 3 different strategies for achieving the stated objective. उनके पास 3 alternatives हैं अपने इन तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के. The table below gives the relative weightage of objectives and scores projected the strategy. हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का ना वेटेज दिया हुआ है. वेटेज का मतलब होता है कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को ज्यादा अच्छा अचीव करना चाहती है. जैसे यहां पर आप देख सकते हो 0.5 आउट ऑफ 1 कंपनी ये चाहती है कि 50% वो ये चाहती है कि उसका मार्केट शेयर इंक्रीज. 30% वो चाहती है कि कंपनी सेल्स की ग्रोथ हो और 20% चाहती है कि कंपनी प्रॉफिट करे. यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, सेल्स बढ़ाना चाहती है और प्रॉफिट भी बढ़ाना चाहती है. लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगी कि पहले मार्केट पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर अचीव करो, उसके बाद सेल्स ग्रोथ करो, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ यानी प्रॉफिट इंक्रीज. तो वेटेज हमें गिवन है, 3 स्ट्रेटेजीज हमें गिवन है. फाइंड द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी दैट यील्ड मैक्सिमम वेटेड और कंपोजिट यूटिलिटी. अब इसमें हमें हर एक स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. तो मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, 3 ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, ग्रोथ. और ये हमें दिया हुआ है आउटकम. यानी अगर कंपनी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करती है तो 7% प्रॉफिट मार्केट में बढ़ जाएगा, यानी कंपनी के प्रॉफिट 7% बढ़ जाएंगे. मार्केट शेयर 4% से बढ़ेगा और सेल्स 9% से बढ़ेगा. लेकिन अब इसमें वेटेज हमें इंक्लूड करनी है. सिमिलरली अगर कंपनी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करती है, सेकंड स्ट्रेटेजी है क्या वो हमें बताया नहीं, बस एक सेकंड स्ट्रेटेजी है. जैसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्राइस कम करना, सेकंड स्ट्रेटेजी ऑफर्स प्रोवाइड करना, थर्ड स्ट्रेटेजी कैंपिंग करना, डोर टू डोर, है ना, अलग अलग स्ट्रेटेजी. तो सेकंड स्ट्रेटेजी कौन सी हमें पता नहीं, लेकिन अगर कंपनी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगी तो प्रॉफिट 3% बढ़ेगा, मार्केट शेयर 6% और सेल्स इंक्रीज होगी 7%. कंपनी अगर अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करती है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट कह लीजिए आएगा 5%, मार्केट शेयर 5% और सेल्स ग्रोथ होगी 10%. अब इसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है जिससे कंपनी के ये तीनों ऑब्जेक्टिव भी अचीव हों और वेटेज जो दी गई है वो भी फुलफिल हो. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. आपको करना क्या है, यहां पर आपको वेट्स की हेल्प से एलोकेशन करना. कैसे? 0.2 मल्टीप्लाई 7, यहां पर लिखता हूं 0.2 मल्टीप्लाई 7, यानी 7% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा. इसको वेटेज कितनी देनी है? 0.2 की. यानी वेट्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है. जैसे वेटेड मीन हम करते थे ना, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे आउटकम. सेम यहाँ पर हमें वेट्स जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट स्ट्रेटेजी के आउटकम से. ठीक है, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 9. तो इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ. प्लस करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी फर्स्ट स्ट्रेटेजी. तो हम इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो 0.2 मल्टीप्लाई 7 क्या आ जाएगा? 1.4
1.4 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 2, सो प्लस 2। 0.3 मल्टीप्लाई 9 ये आएगा 2.7, सो प्लस 2.7 ये आ जाएगा 6. तो फाइनल आउटकम हमारी क्या आएगी 6.1। अगर कंपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करती है तो उसको ओवरऑल 6.1 का बेनिफिट मिलेगा वेट्स को ध्यान में रखते हुए। सिमिलरली ये हमें सेकेंड और थर्ड स्ट्रेटेजी के लिए करना है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि ये डिसीजन अंडर सर्टेनिटी है और सर्टेनिटी में मैक्सिमम आपको पता होता है, बस आपको मैनेजर वाला माइंड अप्लाई करना है और आंसर आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 0.2 ये क्या आएगा 0.6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.5 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0.3 2.1, तो ये कितना आ जाएगा 5.7। ऐसे ही लास्ट 5 मल्टीप्लाई 0.2 1, 5 मल्टीप्लाई 0.5 2.5 और 0.3 मल्टीप्लाई 10 ये कितना आ जाएगा 2 5 6 6.5 6.5। तो हाईएस्ट किसका है थर्ड स्ट्रेटेजी का। अगर कंपनी थर्ड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगी तो उसको अपनी वेट्स के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने का बेस्ट मौका मिल जाएगा, तो कंपनी को थर्ड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए। दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से डिसीजन थ्योरी वर्क करती है अंडर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और अंडर रिस्क भी हम कवर करेंगे। पुरानी वीडियोस ऑलरेडी उसके ऊपर बनी हुई हैं, अगर एग्जाम जल्दी आ रहे हैं तो उन वीडियोस को अभी रेफर कर लीजिए, नहीं तो ये लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे।